नमस्ते बच्चों। इतिहास में हमें अब भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करना है। हम आज जिस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं वह आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत ही संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। आज हम इस चैप्टर में उसी का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से आंदोलन चले, किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कौन कौन से आंदोलन भारत में हुए। पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूरोप में किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ऐसा नहीं था कि भारत में कुछ हो नहीं रहा था उस समय, उसी के सिमिलर भारत में भी बहुत सी प्रतिक्रियाएं हो रही थी, बहुत से आंदोलन चल रहे थे, लेकिन उसमें एकता नहीं थी। छुटपुट आंदोलन हो रहे थे जिसे दबा दिया जा रहा था, अंग्रेज़ों द्वारा जिसका दमन कर दिया जा रहा था। तो यहाँ पर यूरोप की तरह यहाँ भी सबके लिए स्वतंत्रता के मायने अलग अलग थे। अलग अलग समुदाय अपनी अलग अलग परिभाषा लेकर चल रहे थे। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता की चेतना का विकास कैसे हुआ। तो भारत में भी राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी थी। शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साथ साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध लिया था, लेकिन हर वर्ग और हर समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। सबके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन सभी समूहों को इकट्ठा किया और एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। सबसे पहले आपके इस भारत में राष्ट्रवाद पाठ में आता है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। पहले हम लोग कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। पहले देखते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। इसके बाद आता है औपनिवेशिक क्या होता है। तो औपनिवेशिक जिसमें कोई देश किसी देश को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है, वह औपनिवेशिक शासन होता है। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ। 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस युद्ध के शुरू होने से रक्षा व्यय में इजाफा हुआ। खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, सीमा शुल्क बढ़ाया गया, आयकर शुरू किया गया, कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थीं। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो गई थीं। गांवों में सिपाहियों की ज़बरदस्ती भर्ती की जा रही थी। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के ज़्यादातर हिस्से में फसल खराब हो चुकी थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया था। फ्लू महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए।
ये संख्या 1921 की जनगणना के अनुसार है। लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि जब युद्ध खत्म होगा तो उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के कारण और नए टैक्स लग गए और खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ गई, जिससे किसान और मुसीबत में आ गए और बाकी का जन समुदाय भी मुसीबत में आ गया। इस समय एक नया नेता सामने आया, गांधी जी। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे और एक नए तरह का जन आंदोलन वहाँ पर चला रहे थे, नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ। और इस नए तरीके के आंदोलन को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह का जो मतलब था वो था सत्य की शक्ति पर आग्रह। इसमें सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी तरह के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना आप, यानी कि सत्याग्रही, केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। ऐसा गांधी जी का विचार था कि इस तरीके से हम अपने स्वराज्य को वापस पा सकते हैं या स्वतंत्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं। और उनका ये विचार था कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है और केवल अहिंसा का यह धर्म ही भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह का आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने 1917 में सबसे पहले बिहार के चंपारण क्षेत्र में इस आंदोलन की शुरुआत की। वहाँ की दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। चंपारण के आंदोलन में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आजमाए हुए अहिंसा और सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग यहीं पर किया था, चंपारण की धरती पर किया था। और यह 19 अप्रैल 1917 में शुरू हुआ था। और यहाँ के किसानों की जो भी उनको तकलीफ़ें थीं उनको कलमबद्ध किया गया और बहुत ही शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से ये आंदोलन हुआ। जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और 135 साल से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई और नील की खेती करने वाले किसानों का भी शोषण समाप्त हो गया। इसके बाद गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह हुआ 1917 में। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। इसलिए किसानों की मदद के लिए 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन किया। 1917 में शुरू हुआ। फसल खराब हो जाने के कारण किसान काफ़ी परेशान थे और यहाँ पर प्लेग की महामारी भी फैली हुई थी, लेकिन अंग्रेज और ज़मींदार लगान माफ़ करना नहीं चाहते थे और किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। इसलिए इनकी किसानों की मदद करने के लिए
1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन का आयोजन किया। फिर इसके बाद अहमदाबाद में सत्याग्रह का आंदोलन इन्होंने सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच में किया, उनकी मदद के लिए। इन सब से गांधी जी बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें सत्याग्रह में कामयाबी मिल रही थी हर जगह। इसलिए 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, क्योंकि भारतीय सदस्यों के बहुत बड़े विरोध के बावजूद इस कानून को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दी में पारित कर दिया था, और इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसलिए गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक तरीके से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, और ये 6 अप्रैल को शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस निकाले गए। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद कर दी गई। इससे अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई कि कहीं रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं भंग ना हो जाएं। इससे भयभीत अंग्रेज़ों ने राष्ट्रव्यापी तौर पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इससे क्या हुआ कि लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जिसका अधिकारी किसको बनाया गया? जनरल डायर को बनाया गया। इसमें जो प्रमुख कर्ता धर्ता था इस सब पूरे हत्याकांड का, वो जनरल डायर था। मार्शल लॉ में होता क्या है? मार्शल लॉ में मिलिट्री के सबसे ऊंचे पद के अफसर को सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। तो उस समय जनरल डायर को सरकार का मुख्य बनाया गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने इसकी कमान संभाल ली। और इसके बाद बैसाखी का मेला था 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए आसपास के गांवों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे, और बहुत से लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। और जालियांवाला बाग मैदान शहर के बाहर होने के कारण मार्शल लॉ लागू होने के बारे में किसी को पता नहीं था। अब जब इसकी सूचना जनरल डायर को मिली तो उसने चारों तरफ से इस मैदान को घेर लिया और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और सब अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब आप बच्चों सोच सकते हो कि उस समय की परिस्थिति, उस समय का दृश्य कैसा रहा होगा। सोच के ही डर लगता है, दिमाग सोचना ही नहीं चाहता है उस चीज़ के बारे में। तो जो लोग विरोध करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे और जो लोग मेले में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। सैकड़ों लोग मारे गए। लोग कुएं में भी अपने बचाव के लिए कुएं में कूद गए।
आज भी अगर आप वहाँ घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको गोलियों के निशान दिखाई देंगे, और वहाँ पर वो कुआं भी है जहाँ पर लोग अपने बचाव के लिए कूदे थे। बाद में ऐसा कहा गया कि सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव जनरल डायर उत्पन्न करना चाहता था। जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट के चलने के लिए इस चित्र में मजबूर कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि लोगों को घिसट करके चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रॉलेट एक्ट भले ही एक बहुत बड़ा सत्याग्रह आंदोलन था, लेकिन ये अभी भी कुछ शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। गांधी जी पूरे भारत में ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। वे इस बात को जानते थे कि जब तक इसमें मुसलमानों का भी साथ नहीं मिलेगा तब तक एक बड़ा जनाधार नहीं खड़ा हो सकता है। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत पढ़ा था कि ऑटोमन सम्राट जब युद्ध चल रहे थे तो उस समय ऑटोमन सम्राट जो था उसकी हार हो चुकी थी, ऑटोमन तुर्की की पहले विश्व युद्ध में। तो विश्व के आध्यात्मिक नेता जो वहाँ के खलीफा थे, तो मुसलमानों को ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही सख्त शांति संधि उनके ऊपर थोपी जाएगी। तो खलीफा की उस समय की शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु कर रहे थे, और बहुत से युवा मुस्लिम नेता उसमें शामिल थे। गांधी जी को ये एक उचित अवसर लगा मुस्लिमों का सहयोग लेने का। हम सहयोग देंगे तो हमें सहयोग प्राप्त होगा। तो उन्होंने कांग्रेस के बहुत से नेताओं को खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए राजी कर लिया, और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन उन्हीं के साथ में शुरू करने का निर्णय लिया। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में दूसरे नेताओं को गांधी जी ने इसके लिए राजी किया। तो क्वेश्चन उठता है कि असहयोग ही क्यों, और कोई तरीका क्यों नहीं, असहयोग आंदोलन ही क्यों किया जाए? तो इसके लिए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ, और भारतीयों के सहयोग के कारण ही यह चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ही ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। तो इसीलिए असहयोग मतलब कोई भी सहयोग न देना, सहयोग का विलोम असहयोग, सहयोग करना और असहयोग करना। तो हम अभी सहयोग कर रहे हैं तो अब हम सहयोग नहीं करेंगे। तो असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? तो इसमें गांधी जी का ऐसा मानना था कि इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले जो सरकार ने लोगों को पदवियां दी हैं वो लौटानी चाहिए, फिर सरकारी नौकरी वापस करनी चाहिए, सरकारी नौकरी छोड़ देना चाहिए। जो लोग सेना में हैं, पुलिस में हैं, अदालतों में हैं, विधायी परिषदों में हैं, स्कूलों में हैं, सभी लोगों को वहाँ से हट जाना चाहिए।
विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार कर देना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर देना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय विनय पूर्वक उनकी बातों को न मानना, अवज्ञा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, सविनय विनय पूर्वक, कोई भी हिंसा नहीं, विनय पूर्वक उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उनकी बातों पर ध्यान न देना। तो 1920 की गर्मी में गांधी जी शौकत अली, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों अपने खिलाफत आंदोलन के लिए भी जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, गठन किया था कमेटी का, उसके लिए भी समर्थन जुटा रहे थे। तो पूरे देश भर में यात्राएं कर रहे थे। बहुत सारे कांग्रेस भी इसमें शामिल थे, लेकिन वो उनके मन में शंका थी क्योंकि विधायी परिषद के चुनाव होने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के लोगों ने भी इसके लिए हामी भर दी। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति हो गई। अब एक क्वेश्चन आता है, ये आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा। तो इसमें पहले तो शहरों में आंदोलन हुआ। शुरुआत तो शहरों से फिर गांवों में गया, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ। फिर इसके बाद बागानों में स्वराज की मांग हुई। इस तरह से हम इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे। शहरों में आंदोलन के अंतर्गत विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षक हेडमास्टरों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा कई प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में चुनाव का बहिष्कार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जस्टिस पार्टी के लोगों का ऐसा मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे सारे अधिकार मिल सकते हैं जो समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिलते हैं। तो शहरों के बाद ये ग्रामीण इलाकों में विद्रोह आता है। तो यहाँ पर आते हैं सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो इस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे। ये फिजी में गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। गिरमिटिया का अर्थ होता है औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट या अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इसमें एक शब्द और आता है बेगार। बेगार का मतलब होता है बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। तो सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे अवध में। ये आंदोलन तालुकेदारों और ज़मींदारों के विरोध में था, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा लगान और कर वसूल कर रहे थे। वे किसानों से बेगार करवाते थे। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। और इसी के अंतर्गत बहुत सारे स्थानों पर ज़मींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों को दौरा किया और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया, लेकिन पूरे महीने भर में इस पूरे
इलाके में गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस का नेतृत्व इस आंदोलन से खुश नहीं था, जो उनका तरीका था उससे खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकेदार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। 1920 के शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कारण क्या था? क्योंकि जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लग गई थी। तो यहाँ पर वे जंगलों में मवेशियों को चरा नहीं सकते थे, जलावन के लिए लकड़ी नहीं इकट्ठा कर सकते थे, फल नहीं बीन सकते थे। इससे पहाड़ों पर रहने वाले लोग परेशान और गुस्सा थे, क्योंकि न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें ये भी लगता था कि जो उनके परंपरागत अधिकार थे वे छीन लिए गए। अब जबकि सरकार उनको सब कुछ छीनने के बाद सरकार अब उन्हें क्या कर रही है कि सड़क निर्माण में बेकार करने के लिए कह रही है। तो इन लोगों ने क्या किया? बगावत कर दी। अब इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? अल्लूरी सीताराम। अल्लूरी सीताराम कौन थे? अल्लूरी सीताराम बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका कहना था कि उनके पास बहुत विशेष शक्तियाँ हैं, वे ईश्वर का अवतार हैं, वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। वे महात्मा गांधी के गुण तो गाते थे, लेकिन उनका मानना था कि बल प्रयोग से ही हमें आज़ादी मिल सकती है। और इसके लिए उन्होंने पुलिस थानों पर हमले भी अपने संगठन के साथ किए और अंग्रेज अधिकारियों को मारने का प्रयास किया। स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में इन्हें फांसी दे दी गई। अब इसके बाद आता है बागानों में स्वराज्य। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्वराज्य की अवधारणा सबकी अपनी अपनी थी, सबके लिए स्वतंत्रता के मायने अलग अलग थे। गांधी जी ने जो समझाया था विचारों, उसके लोगों ने अपने अनुसार मतलब निकाले थे। बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि वे बागानों की चारदीवारी से बाहर आ जा सकते हैं, जब उनका मन करे वे बाहर जा सकते हैं और आ सकते हैं, जिनमें उनको कैद करके रखा गया है। वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे, अपने परिवार से संपर्क रख पाएंगे। अब उन्हें बंद करके क्यों रखा गया था? बागानों में कैद करके क्यों रखा गया था? 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाज़त उन्हें कभी कभी ही मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तब वे अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे और उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर की तरफ चल दिए, क्योंकि उनको ये ऐसा लग रहा था कि अब गांधी राज आ रहा है। जब गांधी राज आ रहा है तो वो अपने मन के काम कर सकते हैं, वे स्वतंत्र हैं। अब उन्हें अपने गांवों में ज़मीन मिल जाएगी और वे अपने गांव जा कर के खेती कर सकते हैं। लेकिन ये उनकी कल्पना मात्र थी। वे अपने घर नहीं पहुंच पाए क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल थी। इस कारण वे रास्ते में फंस गए और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इसके बाद आता है चौरी चौरा कांड। 1922 में असहयोग आंदोलन के समय पुलिस द्वारा दमन के फलस्वरूप एक उग्र भीड़ ने गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 21 सिपाही व एक दरोगा को
थाने में बंद करके आग लगा दी। सभी जल के मर गए। इस हिंसा से गांधी जी को इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। अब क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन की उपलब्धियां क्या रही। तो इससे ब्रिटिश साम्राज्य पर कुठाराघात हुआ। असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। उनकी दुर्बलता स्पष्ट हो गई। भारतीय जनता की जो ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति थी वो पूर्णतः खत्म हो गई। फिर दूसरा आता है स्वराज्य का संदेश। इस आंदोलन ने स्वराज का संदेश हर घर, हर गांव, हर जगह पहुंचा दिया। देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। सभी वर्गों के लोगों को ये महसूस हो गया कि उन्हें स्वराज्य प्राप्त करना है और इसके लिए उन्हें अंग्रेज़ों से मोर्चा लेना है। राष्ट्रीयता का संचार, ये प्रथम जन आंदोलन था जिसने विभिन्न संप्रदायों और प्रांतों के लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना को भर दिया और ये कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित न रह करके जन आंदोलन बन गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसका एक प्रमुख कार्यक्रम था। आंदोलनकारियों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया, राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की। इससे क्या हुआ कि भारत में स्वदेशी वस्तुओं के लिए प्रेम जागृत हुआ और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला। निर्भीकता की भावना का विकास हुआ। इस आंदोलन ने भारतीयों की आंखें खोल दी और सरकारी अधिकारियों तथा उनके आतंक का जनता के दिल से भय खत्म हो गया और जेल जाना गौरव की बात समझी जाने लगी। लोग अपने देश के प्रति सचेत हो गए। बच्चों, इसके आगे का आंदोलन अब हम लोग अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है।